हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं डेली डोज में इंडियन इकॉनमी और उसका पार्ट 5। अभी तक हमने जो है इंडियन इकॉनमी में देखा 4 लेक्चर्स हमारा इस सीरीज़ में ऑलरेडी आ चुका है। उसमें हमने जो है क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए थे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस जो है उसको आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर जो है बनाया था, और उसमें हम लोग ने एक्सप्लेनेशन भी देखा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप जानते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस सीरीज़ का। ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डेली डोज का 5 क्वेश्चंस है, इससे आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन आता है वो आपका बन जाए। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपका एग्ज़ाम आने लगेगा, जब ईपीएफओ का डेट डिक्लेयर हो जाएगा और एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाएंगे, तो उस समय आप इकॉनमी का रिवाइज जो है वो डेली डोज से भी कर सकते हैं। ठीक है, रादर दैन गोइंग आप एकदम डिटेल लेक्चर्स में जाइए। इससे अच्छा है कि आप 5 क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशंस देखिए और उनका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज को कवर किया जा रहा है। एक ऑलमोस्ट समझिए कि एक डिटेल्ड लेक्चर ही है ये। ठीक है, तो आप जो है डेली डोज को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं, अपने यूट्यूब पर आप कभी भी इसको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, और इससे जो है आप अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो बेस इंक्रीज़ करते रहिए और चीज़ों को जो है आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल सेम लेवल के रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखने से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लीजिए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को सोचिए पहले, उसके बाद फिर जो है आंसर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी का 2015 में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ शुगर केन इज़ अप्रूव्ड बाय द। ठीक है, यहाँ पर आप वर्ड का ध्यान रखें, अप्रूव्ड। जिनको भी ये क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करें, जिनको नहीं आता है हम लोग डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CCEA भी। ठीक है, दूसरा है हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और ऑप्शन डी है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं APMC। अब बताइए कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है आपका। यहाँ पर आप वर्ड्स का ध्यान रखिए, क्योंकि हमने पहले भी आपको लेक्चर में कहा था कि आप वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ड्स को आप अंडरलाइन करने का आदत डालें। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलता है तो वहाँ पर आप अंडरलाइन करने का आदत डालें, क्योंकि वो वर्ड्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हम लोग CCEA बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि प्लीज़ आप जो है जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पर देखिए, अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है? अप्रूव्ड का मतलब होता है जो फाइनल स्टेज होता है। ठीक है, फाइनल स्टेज जो है वो हमेशा कैबिनेट में डिसाइड किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कैबिनेट कमिटीज़ हमारा होता है जहाँ पर मेन हमारा जितना भी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है उसको लिया जाता है। वहाँ पर अब कैबिनेट कमिटीज़ भी बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये काफ़ी बड़ा कमेटी है। ठीक है, ये कमेटी काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है ये कैबिनेट का। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें जितना भी इकॉनमी से रिलेटेड गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डिसीजंस जितना भी होता है, चाहे वो PSU को बेचना हुआ हो या PSU को ख़रीदना हुआ हो, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी को ख़रीदना हो, या फॉर दैट मैटर आपका जो भारत 22 ETF फंड का ट्रेडिंग होता है उससे रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना हो, या फिर आपका और जैसे बैंकिंग का मर्जर्स हुआ, बैंक का मर्जर्स होता है, वो भी यही कमेटी डिसाइड। गवर्नमेंट का जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होता है वो ये कैबिनेट कमेटी लेती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट जो है, आप जानते हैं कि MSP जो है वो अनाउंस करती है क्रॉप के पहले, FRP भी जो है वो काइंड ऑफ MSP है, लेकिन ये है फॉर शुगर केन।
ठीक है। तो इस तरह का जो डिसीजन होता है जहाँ पर एक्चुअली में एक गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है या कुछ वो चीज़ एक्वायर कर रही है, तो वो डिसीजन जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है, ठीक है। वो फाइनल डिसीजन होता है। उसके पहले बहुत सारा बॉडीज़ है जो उसको रेकमेंड कर सकता है कि गवर्नमेंट को ऐसा या ऐसा करना चाहिए, लेकिन फाइनली जो डिसीजन होता है वो होता है CCEA में, ठीक है। ऐसा बहुत जगह आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि बैंक का मर्जर्स जो है वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो आपका अगर ऑप्शन में आपको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स दिया हुआ है तो आप बिल्कुल वही ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी जो होगा वो आपका रिकमेंडेशन होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो आपका कैबिनेट कमेटी लेती है। यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड पूछा था, इसी कारण यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये CACP इसको बोलते हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी है, और अगर जिन्होंने भी MSP के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो CACP को ज़रूर जानते होंगे। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता था कि आप CACP भी मार्क कर सकते थे, लेकिन आपको CACP इसलिए मार्क नहीं करना है क्योंकि ये अप्रूव नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ रेकमेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड्स का आप ध्यान रखें, व्हाट इज़ रिकमेंडेशन, व्हाट इज़ अप्रूवल, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज़ अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या हमने बोला, CCEA जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो कैबिनेट कमेटी है और ये इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है गवर्नमेंट का। अब हम लोग को, अब आप जो है कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि और दूसरा इम्पॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज़ कौन कौन सा है, ठीक है। 2-3 का भी आप नाम बता सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए हम लोग CACP के बारे में थोड़ा देखेंगे, MSP के बारे में जानेंगे और FRP के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। देखिए CACP क्या है। CACP इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कहीं पर अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि CACP जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर लाई करता है, तो वो लाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट केम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1965। इसके बारे में हम लोग को इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पर CACP का इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं MSP जो है वो CACP ही कैलकुलेट करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप जानते होंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया के लिए, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं इतना फार्मर एजिटेशन भी हो रहा है, तो MSP जो है वो डेफिनेटली आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो MSP जो है वो आपका CACP फाइनली रेकमेंड करती है या कैलकुलेट करती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि MSP पहले कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए MSP के बारे में हम लोग यहाँ पर ही देख लेंगे। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और इतना सा इन्फॉर्मेशन आप जान जाते हैं तो आपका MSP का क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले MSP के बारे में जानते हैं। देखिए MSP इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर मार्केट होता है, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये सीज़न पे डिपेंड करता है, ये डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये पब्लिक सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है, बहुत सारे चीज़ों पर ये फैक्टर्स डिपेंड करता है एग्रीकल्चर मार्केट। तो यहाँ पर भी प्राइसेस जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। आप देखे होंगे प्याज का प्राइस काफ़ी गिर जाता है, कभी प्याज का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी अगर ऐसा कभी कंडीशन होने लगता है कि जहाँ पर आपका प्राइस काफ़ी घट जाता है, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको MSP जो है वो अनाउंस करती है। लेकिन MSP वो कब अनाउंस करती है, वो सोइंग सीज़न के पहले करती है। मतलब जब भी आप खेती कर रहे हैं, आपका जो सीज़न आता है खरीफ या रबी, तो खरीफ आने के पहले ही हम खरीफ क्रॉप का MSP डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये इसलिए करती है क्योंकि ये जो है एश्योरेंस होता है, एश्योरेंस देती है सरकार जो फार्मर्स को कि अच्छा अगर आपका मार्केट में अगर आपको दाम नहीं मिलेगा तो इतना दाम तो हम आपको देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं MSP, ठीक है। मतलब मिनिमम सपोर्ट, इतना मिनिमम प्राइस तो हम आपको दे देंगे अगर आपको कोई मार्केट में नहीं देगा तो। अब यहाँ पर देखिए ये जो MSP होता है इसको कौन कैलकुलेट करती है, इसको कैलकुलेट करता है CACP, जिसका अभी हमने देखा, जिसका पेरेंट मिनिस्ट्री क्या था बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट टू कैलकुलेट MSP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इन सब चीज़ों को, ये पॉइंट्स को आप पढ़ लें। देखिए कैसे होता है, जैसे कोई क्रॉप, जैसे हम किसी खरीफ क्रॉप का हम MSP डिसाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए राइस का कर रहे हैं,
ठीक है। तो राइस का हम लोग कौन कौन सा फैक्टर कंसिडर करेंगे उसके एमएसपी कैलकुलेशन में, देखिए क्या करेंगे, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, उसका चेंजेस इन इनपुट प्राइस करेंगे, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी देखेंगे, ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइसेस देखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी देखेंगे, ठीक है, इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल देखेंगे, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन को भी देखते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो भी क्रॉप हम इंडिया में जो उगा रहे हैं उसका इंटरनेशनल में क्या प्राइस चल रहा है ये भी हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं इतना डिटेल फैक्टर्स होता है जिसको सीएसीपी जो है कंसिडर करता है एमएसपी डिसाइड करने में, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन आए कि एमएसपी डिसाइड करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है तो आप ध्यान दीजिए कि काफ़ी बड़ा रेंज है फैक्टर का। इसी कारण कभी कभी आपको लगेगा कि अच्छा बताइए एमएसपी, ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि एमएसपी में फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, तो अगर उसमें एक आ जाएगा इंटरनेशनल प्राइस तो आप जो है हो सकता है इसको एलिमिनेट कर दें, ये गलत कर दें, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि एमएसपी जो है वो काफ़ी डिटेल्ड फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को आप सेव कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए मोर देन एनफ होगा। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए गवर्नमेंट अनाउंसेस, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि एमएसपी का लॉजिक क्या है और एमएसपी से कैलकुलेट कौन करता है और एमएसपी कैलकुलेशन में कौन कौन सा फैक्टर्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपका डेटा है कि 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एमएसपी अनाउंस करती है, ठीक है। और देखिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो कि एफआरपी है ये सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के लिए होता है, ठीक है। हम लोग एफआरपी को भी अभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी जो है आप समझिए कि जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है ये जो होता है ये शुगर केन के लिए होता है। अब देखिए क्या है, द मैंडेटेड क्रॉप्स आर 14 क्रॉप्स जो एमएसपी के लिए है। मैंडेटेड क्रॉप्स क्या है, 14 क्रॉप्स जो है वो खरीफ सीजन को बिलोंग करता है, 6 जो है वो राबी में बिलोंग करता है और 2 अदर जो है वो कमर्शियल क्रॉप है। देखिए यहाँ पर उसका डिवीजन भी दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ क्रॉप। देखिए सीरियल्स का में पैडी, वीट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी, पल्सेस में ये आ जाते हैं, ऑयल सीड्स में ये आता है रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, डीहस, कोकोनट, और यहाँ जो है ये शुगर केन, इसमें तो एफआरपी आ जाता है, ठीक है। तो आप ये सब भी एक बार देख लीजिए, सारा क्रॉप्स की किस्में हम लोग जो है आपका एमएसपी अनाउंस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एफआरपी क्या है। देखिए एफआरपी, अभी तक हमने एमएसपी पढ़ा, ठीक है। अब देखिए क्या एफआरपी भी, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में शुगर केन का प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल में होता है, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे वेस्टर्न यूपी में हुआ या फिर आपका इवन महाराष्ट्र में भी आजकल शुगर केन का फार्मिंग होने लगा है, पंजाब में होता है, साउथ में भी होता है, कर्नाटका में भी होता है, ठीक है, तमिलनाडु में होता है। बहुत लॉन्ग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है शुगर केन फार्मिंग का, ठीक है। तो शुगर केन फार्मिंग भी जो है इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण गवर्नमेंट को भी इंटरवेंशन करना पड़ता है शुगर केन के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये डिटेल ये देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि शुगर केन का प्राइसिंग जो है वो इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ है। देखिए अभी हम लोग एफआरपी जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, लेकिन इसके पहले जो होता था एक स्टैच्यूटरी मिनिमम प्राइस होता था, ठीक है। स्टैच्यूटरी मिनिमम प्राइस क्या होता था कि इतना प्राइस जो है वो एक गन्ना का जो किसान है उसको इतना मिलना चाहिए, लेकिन ये पैसा जो है ये देखिए ये क्या होता है ना, अभी तक हमने एमएसपी में पढ़ा था, तो एमएसपी जो होता है उसमें क्या होता है कि एफसीआई गोडाउन्स होता है, ठीक है। तो अगर किसान जो है अपना एफसीआई गोडाउन जाके अगर सामान लेके जाएगा तो वहाँ पर उसको एमएसपी मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर उसका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करेगी। लेकिन एफआरपी में क्या होता है, शुगर केन में क्या होता है कि गवर्नमेंट एफआरपी डिक्लेयर कर देती है, वो अनाउंस कर देती है। तो एफआरपी का मतलब हुआ कि उस स्टेट में जितना भी शुगर मिल्स जो चलाते हैं, जो गन्ना को ख़रीदते हैं, वो इतना प्राइस जो है वो किसान को देंगे ही देंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है, उसको आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी सीएसीपी जो है वो डिसाइड करती है एफआरपी को, डिसाइड नहीं सजेस्ट करती है, कैलकुलेट और सजेस्ट करती है, तो उसमें भी ये सब फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर करती है। ये आप पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है, जैसे हमने देखा था कि डिटेल एमएसपी में भी काफ़ी फैक्टर्स होता है, बिल्कुल उसी तरह एफआरपी में भी काफ़ी फैक्टर्स होता है जिसको कंसिडर किया जाता है पहले, मतलब इसको एफआरपी को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा एमएसपी का कंसेप्ट, यहाँ पर आपने देखा एफआरपी का कंसेप्ट, यहाँ आपने देखा सीएसीपी का कंसेप्ट, यहाँ पर देखा आपने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का भी कंसेप्ट, ठीक है। तो आप जो है और कैबिनेट कमेटीज़ पढ़ते रहे, और सीएसीपी के बारे में भी अगर आप थोड़ा गूगल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
इस इंफॉर्मेशन के बाद आपका एमएसपी, एफआरपी, सीएसीपी पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सरचार्ज। सुने होंगे आप, काफ़ी हमारा टैक्सेशन में यूज़ होता है ये सरचार्ज। तो बताइए, पहला है जो स्टेटमेंट है, सरचार्जेस आर अ टैक्स ऑन टैक्सेस। ठीक है। दूसरा क्या है, देयर इज़ नो नीड टू स्टेपुलेट द पर्पस एट द टाइम ऑफ लीवी। ठीक है। तीसरा क्या है स्टेटमेंट, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन टू यूटिलाइज द प्रोसीड्स ऑफ द सरचार्ज फॉर विच एवर पर्पस इट डीम्स फिट। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपने देखा। तो बताइए इसमें जो है ये तीनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या सही है, जो करेक्ट है। तो वो है ऑप्शन ए आपका 1 ओनली, ऑप्शन बी है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी है 2 एंड 3 ओनली, और ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3 ओनली। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड 3 ओनली। क्यों, अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 270 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू लीवी सेस एंड सरचार्जेस। देखिए, सेस भी इंपॉर्टेंट है, सरचार्जेस भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे। इसके बाद आपको सेस और सरचार्ज में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो विच सेंटर नीड नॉट शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। देखिए क्या होता है, एक जब भी आप अभी आप पढ़ते होंगे कि जो सेंटर जो जितना टैक्स लेता है, ठीक है, उसमें से कुछ एक उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा टैक्स ऐसा होता है जिसका जो प्रोसीड्स होता है, मतलब जो पैसा उससे आया उसको उसको स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ता है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा फाइनेंस कमीशन जो है वो 42% इस पैसे का डिवॉल्यूशन करने बोला है स्टेट्स को। तो ये सब आप डिटेल में फाइनेंस कमीशन जब हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग कभी क्वेश्चंस में देखेंगे तो वहाँ पर डील करेंगे। ठीक है। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस होता है उसमें हम लोग सरचार्ज और सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब जो सरचार्ज और सेस से जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो बिल्कुल उसका पैसा हुआ, उसको स्टेट के साथ उसको शेयर करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है। वाइल सेसेज आर इम्पोज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, सरचार्जेज आर टैक्स ऑन टैक्सेस। ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स मतलब क्या हुआ, जैसे सोचिए कि आप पर इनकम टैक्स लग रहा है 10%। ठीक है। जैसे आपकी कमाई है 100 रुपये, आप पे लगाया हमने इनकम टैक्स 10%, तो उसका कितना हुआ, वो बन गया आपका 10 रुपये। मतलब 10 रुपये जो है आप सरकार को देंगे। ठीक है। अब क्या है, बोला नहीं हमको इस पर सरचार्ज भी लगाना है। तो सरचार्ज हमने किस पे लगाया, 2%। तो 2% जब हम सरचार्ज लगाएंगे तो वो हम 100 रुपये पे नहीं लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 10 रुपये पे। मतलब आपका जो टैक्स हो गया था उसी पर हम लोग 2% उसका ले लेंगे। तो बताइए 2% जो अगर इसका लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है। तो इस तरह से जो है, ठीक है, तो अगर 2% हम लेते हैं इसका तो आपका कितना आ जाता है, हाँ 0.2 रुपी, मतलब 0.2 रुपी जो है आपका हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो आप टैक्स दीजिएगा वो दीजिएगा आप 10.2। ठीक है। तो इस तरह का चीज़ जो है आपको समझ में आना चाहिए कि सरचार्ज कैसे होता है और सेस कैसे होता है। सेस का भी सेम होता है कंसेप्ट। अब यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, देखिए स्वच्छ भारत सेस टू फाइनेंस स्वच्छ भारत इनिशिएटिव्स। अब देखिए सेस में क्या था ना कि सेस जब आप लगाते हैं, जब सरकार सेस लगाती है तो उसको पर्पस डिफाइन करना होता है। पर्पस डिफाइंस मतलब समझे कि जैसे हमने अभी सरकार ने बोला कि स्वच्छ भारत सेस लगा रहे, तो स्वच्छ भारत सेस मतलब जो पैसा आएगा उस सेस से वो उसको स्वच्छ भारत अभियान में ही लगाना पड़ेगा, वो पैसा इधर उधर खर्च नहीं कर सकती है। लेकिन ये सरचार्ज में ऐसा नहीं होता है। सरचार्ज में जो पैसा गवर्नमेंट का मतलब लेती है पब्लिक से, वो पैसा वो कहीं पर भी खर्च कर सकती है, कोई दूसरे डेवलपमेंट के लिए कर सकती है, उसमें उसका बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन सेस में जो है उसको स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसका पर्पस क्या है। जैसे स्वच्छ भारत सेस आप पढ़े होंगे, एजुकेशन सेस पढ़े होंगे, आप कोल सेस पढ़े होंगे, बहुत सारा सेस है। तो इन सब का जो है पर्पस डिफाइंड होता है। ठीक है। और सरचार्जेस आर 10% इज लिविंग इन, ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 10% लीवी कर रहे हैं इफ़ इनकम इज़ मोर देन 50 lakhs। ठीक है। तो बहुत तरह का सरचार्जेस होता है, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। इन सरचार्जेस देयर इज़ नो नीड टू स्टिपुलेट द पर्पस एट द टाइम ऑफ लेवी। ठीक है। जब हम सरचार्ज गवर्नमेंट लगाएगी तो वो नहीं बताएगी कि हम किस लिए लगा रहे हैं। ठीक है। वो किसी भी पर्पस के लिए लगा सकती है, वो उसको
वो मतलब उस पैसे को जो है वो किसी भी डेवलपमेंट वर्क में यूज़ कर सकती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी देखिए स्टेट का भी कंसर्न हो गया कि ये जनरली सरचार्ज जो होता है वो टेम्पररी इन नेचर होता है, लेकिन आजकल क्या है वो परमानेंट होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रही है कि ये जो है वो उसके मतलब उसके लिए डिविजिबल, या तो उसको डिविजिबल पूल में डाल दीजिए। डिविजिबल पूल में क्या होता है, क्योंकि सरचार्ज का बहुत पैसा होता है, तो स्टेट बोलती है कि हमको सरचार्ज का भी कुछ जो है वो पार्ट मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ जो डिविजिबल पूल है, ठीक है। तो स्टेट्स का ये मांग है कि सरचार्ज को भी इंक्लूड किया जाए डिविजिबल पूल में। दूसरा क्या है, देखिए सेंटर यूजिंग सेसेज एज अ टूल टू एंटर एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट सच एज सेसेज ऑन एग्रीकल्चर। बहुत सारा ऐसा जैसे आप सुनते होंगे, आपका एक होता है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं इस पर स्टेट टैक्स लगाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो सेस की मदद से ऐसा जो आइटम्स जो स्टेट लिस्ट में लाई करता है उस पर वो सेस लगा देती है, ठीक है। तो होता है वो पैसा तो जाता है यूनियन के पास, लेकिन वो जो टॉपिक है या जो वो लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो लाई करता है स्टेट में। जैसे एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उस पर क्या करती है यूनियन गवर्नमेंट लगा दी है कृषि कल्याण से, ठीक है। तो इस तरह का भी चीज़ को आप थोड़ा समझेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और आप जो है अब आपको सरचार्ज और सेस में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, ये 2013 का क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही इजी पिकिंग है, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है या फिर गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई कैसे काम करती है, तो इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द आरबीआई, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दे आर मार्केट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय आरबीआई बाय द वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू ऑन फ्रॉम द मार्केट विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशन। देखिए, अभी हम लोग जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे या हम लोग ने पुराना क्वेश्चंस भी देखा था, तो वहाँ पर था कि आरबीआई इज़ द एपेक्स बॉडी टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मीन्स अगर इन्फ्लेशन भी होता है तो वो आरबीआई ही कंट्रोल करती है, ठीक है। आरबीआई हमने जब पढ़ा था, जब इन्फ्लेशन हाई रहता है तो आरबीआई का टाइट मनी पॉलिसी होता है, और जब आपका इन्फ्लेशन लो होने लगता है, डिमांड कम होने लगता है, तो वो लूज़ मनी पॉलिसी जो है वो आरबीआई फॉलो करती है। सेम चीज़ जो आप बताइए, यही जो लूज़ मनी और टाइट मनी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, तो उसका ही एक इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोग बहुत इजी वर्ड में समझेंगे। देखिए क्या है, इफ़ देयर इज़ एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई रिजॉर्ट्स टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सक द रूपी लिक्विडिटी। अब देखिए क्या होता है, अगर मार्केट में काफ़ी रुपये अवेलेबल है, ठीक है, एकदम पैसा का फ्लो चल रहा है पूरा, तो जितना जब पैसा का फ्लो आने लगता है तो आप जानते हैं कि हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उस केस में क्या होता है ना कि आरबीआई को देख के लगता है कि मार्केट में काफ़ी पैसा हो गया है, हम लोग को पैसा का जो थोड़ा सा सप्लाई है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम बताइए वो कैसे करेगी। वो क्या बोलेगी, अच्छा ठीक है, चलो मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बहुत पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं कि इनको मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। जब जैसे ही वो मार्केट में बेचेगी, चाहे वो बैंक्स खरीदें या फिर मतलब पब्लिक खरीदे, तो पब्लिक क्या है कि अपना जो कैश है, जो अपना उनके पास लिक्विड मनी है, वो दे देगी आरबीआई को, और वो उसके बदले उसको दे देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो एक तरह से क्या होगा कि आपका कैश जो है वो मार्केट में कम जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से बोलेंगे जो एक्सेस लिक्विडिटी है जो मार्केट का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जब भी आरबीआई को टाइट मनी मॉनेटरी पॉलिसी करना पड़ता है, तो वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है वो मार्केट में सेल कर देती है। इसका जस्ट अपोजिट, जब आपका इन्फ्लेशन कम होता है, मार्केट में डिमांड कम होता है, तो उसको क्या करता है, आरबीआई सोचती है कि हम थोड़ा सा लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में पुश करें। तो वो कैसे करती है, वो क्या करेगी कि अच्छा बोलेगी कि जितने भी लोग के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम उसको ख़रीद ले रहे हैं, ठीक है, हमको वापस दे दो। तो आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीदती है और पैसा लोगों को, बैंक को देती है, तो अब क्या है, फिर से वापस पैसा आ गया आपका सिस्टम में, फिर से लोग खरीदेंगे, तो आपका फिर से इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का काफ़ी डिटेल्ड चीज़, मतलब काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, इसी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, दिस इज़ मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो बताइए कौन सा है।
पहला है कॉरपोरेट टैक्स, दूसरा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको STT भी बोलते हैं, और तीसरा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा इसमें डायरेक्ट टैक्सेस है। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो इसका सही ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। ये तीनों टैक्स जो हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इट इज़ अ टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉल ऑन द सेम एंटिटी। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इनकम हो रहा है, ठीक है, हम कुछ कमा रहे हैं, हम जो है उसका इनकम है, तो हम जो है इस इनकम पर जो है टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इंसिडेंस मतलब हुआ कि वो किस पर भार पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ टैक्स वेयर द इंसिडेंस, ठीक है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉल्स ऑन द सेम एंटिटी। ठीक है, ये जो है टैक्स मतलब ये जो टैक्स जो है ये डायरेक्टली हम पे पड़ रहा है, हम पे कैलकुलेट हो रहा है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखिए मतलब ये हुआ, इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स आप समझ लीजिए, इट इज़ अ टैक्स वेर यू डायरेक्टली पे टू द अथॉरिटी इम्पोजिंग द टैक्स। यहाँ पर देखिए हम इनकम कमा रहे हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो हमको चार्ज कर रहा है और हम डायरेक्टली पैसा इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे रहे हैं। तो एक तरह से ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में, तो ये हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, इट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी आप कमाई कर रहे हैं उसके ही प्रोपोर्शनलिटी आपको टैक्स देना पड़ता है। प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ कि जैसे प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब कैसे हुआ, देखिए जैसे आप सोचिए कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपका आप पे लगा 10%, ठीक है, तो आपको 10 रुपये देना पड़ा। कोई आदमी 1000 रुपीज़ कमा रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या है कि उस पर 10% नहीं लगेगा, उस पर 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 20% टैक्स जो है वो उसको देना पड़ रहा है। तो यानी ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो, या उसको मान के चलिए कि उसको 10% टैक्स देना पड़ा, अगर उसका रेट भी सेम है तो भी उसका जो है देख रहे हैं कि कितना परसेंट, मतलब उसको 100 रुपये देना पड़ा है, आपको 10 रुपये देना पड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जितना इनकम है उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपये देना पड़ा। ठीक है, तो यानी प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब हुआ कि जिसका जितना हैसियत है, जितना कमाई कर रहा है उसी हिसाब से वो टैक्स दे रहा है। लेकिन ये देखिए क्या होता है, जब आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि आप देखते हैं जैसे GST है, तो क्या होता है कि GST आपका कॉमन होता है सारे प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल जब आप जैसे कोई सामान आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो वो सामान पे GST लगता है, तो वो जो GST आप गवर्नमेंट ले रही है वो एक गरीब आदमी भी उतना ही देगा और एक अमीर आदमी भी उतना ही देगा। ठीक है, तो वो जो होता है वो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करें कि आप सेम एक गरीब आदमी से भी उतना ही टैक्स ले रहे हैं और एक अमीर आदमी से भी उतना टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो वो जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता है रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, और अभी हम लोग देख लेते हैं कि बाकी जो कौन कौन सा टाइप्स ऑफ जो आपका टैक्स होता है। तो आपका डायरेक्ट टैक्सेस देखिए कौन कौन सा है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट, और भी आप जो है बहुत सारा टैक्सेस है जो इनकम में जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसके बारे में आप पढ़ लें, और आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये काफ़ी 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो इसका सही और पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ऑप्शन बी आपका इलिटरेसी, ऑप्शन सी जो है वो आपका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, और ऑप्शन डी है वो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, इसको ICOR भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमी के लिए और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, देखिए द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICOR इज़ अ फ्रीक्वेंटली यूज टूल दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन इकोनॉमी एंड द कंसिक्वेंट इंक्रीज इन GDP। ठीक है, अब ये तो इसका डेफिनेशन हो गया इंग्लिश में, हम लोग इसको बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे सोचिए आपका इकॉनमी है, जैसे इंडियन इकॉनमी है, ठीक है, तो इंडियन इकॉनमी का कुछ GDP होगा अभी करेंटली। ठीक है, तो इस GDP का एक यूनिट आप समझ लीजिए। ठीक है, एक इस GDP को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो उसका जो 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ICOR का मतलब क्या होता है कि आप जैसे अभी GDP अभी इतना प्रोड्यूस हो रहा है GDP, तो एक यूनिट एक्स्ट्रा GDP प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को जितना इन्वेस्टमेंट लगता है,
ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ICOR, ठीक है। मतलब इंक्रीमेंटल मीन्स आप जीडीपी में 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं, अगर आप अपने जीडीपी में 1 यूनिट ऐड करते हैं तो आपको उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट पुट इन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है। ये बड़ा जो है आपका डोमेन लिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब वही है कि अगर आप एनुअल इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इतना एनुअल जीडीपी इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, और जीडीपी आपका कम ग्रो कर रहा है तो आपका ICOR जो होगा वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो ICOR जब आपका हाई है तो बताइए कैसा इकॉनमी हुआ, ये बहुत ही पुअर परफॉर्मिंग इकॉनमी हुआ। पुअर परफॉर्मिंग इकॉनमी क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए कि आपको कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालना पड़ रहा है 1 यूनिट ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब आपका जो इकॉनमी है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका, जैसे हम लोग एकदम और आसान शब्दों में समझें कि जैसे अगर आपका 1 यूनिट जीडीपी हमको किसी कंट्री का बढ़ाना है तो हमको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इकॉनमी बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका पैसा का लॉस हो जा रहा है, जीडीपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो जिस भी कंट्री का ICOR बहुत ज़्यादा होगा वो कंट्री बहुत ही पुअर परफॉर्मिंग इकॉनमी होगा। लेकिन जब आपका ICOR जो है वो कम होगा, बहुत ही कम होगा, तो वो बहुत ही एफिशिएंट इकॉनमी होगा। जो भी डेवलप्ड इकॉनमीज़ होते हैं उनका ICOR काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ICOR क्या हुआ, अगर आपका ज़्यादा है तो आपका पुअर हो गया इकॉनमी, अगर ICOR जो है आपका कम है, ये ज़्यादा हो गया, अगर ये कम है तो काफ़ी जो है ये हाई परफॉर्मिंग इकॉनमी हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। ICOR काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आप इतने कंसेप्ट को अगर जानते हैं तो ICOR का जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम लोग इकॉनमी में देखा आपने कि कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। यहाँ के एक्सप्लेनेशन देखने के बाद जो है आपका काफ़ी इन्फॉर्मेशन बेस बढ़ा होगा। आपको MSP के बारे में पता चला, FRP के बारे में पता चला, CACP के बारे में पता चला, कैबिनेट कमेटी के बारे में पता चला, ठीक है। उसके बाद हमने टैक्सेस भी देखा, ठीक है। तो इस तरह का ICOR को देखा। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ से लेते रहिए, इसको ही आप बार बार रिवाइज़ करें, आपके लिए मोर देन एनफ होगा किसी भी एग्ज़ाम में इकॉनमी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि सारे एग्ज़ाम में जो है वो इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ना कि आपका जैसा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम सर क्या पढ़ें, मैक्रो पढ़ें या माइक्रो पढ़ें। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपको माइक्रो इकॉनॉमिक्स पढ़ने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैक्रो इकॉनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो भी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी, ठीक है। आपका जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकॉनमी, ना कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है इस तरह के वीडियोस को देखते रहिए, डेली डोज को रिलीजियसली फॉलो करिए, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आप पुराना वीडियोस भी जो है वो इकॉनमी का उसको देखते रहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में इकॉनमी के, तब तक थैंक यू।